लग जाता तो मजबूरी है। अब वो कहता है जनाब यहाँ पर एक नई चीज है जिसके लिए मैं ये सवाल पढ़ाने लगा, बाकी सारा सेम क्वेश्चन है जो पुराने तरीके। और अब जिसके लेक्चर्स फाइनल कोड के रहते हैं ना, वो बेसिक लेक्चर ले लेगा, उसकी मैं एक लिस्ट शेयर कर दूंगा आपको। और जिसका पहले वो फॉर्मेट जिसको आता है वो बस यहाँ से शुरू करते हैं, फॉर्मेट आता है और वो यानी जो एडजस्टमेंट है वो पता है, एक्रूवल का क्या करना है, प्री पेमेंट का क्या करना है, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट सारी उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले जनाब कैपिटल, परचेज एंड सेल, डेबिट साइड पर क्या होगा परचेज और क्रेडिट साइड पर क्या होगा सेल। रिटर्न, डेबिट साइड कौन सी होगी सेल रिटर्न और क्रेडिट साइड पर परचेज रिटर्न। डिस्काउंट, डेबिट साइड पर कौन सा होगा डिस्काउंट अलाउड, सेल में से माइनस होगा, और क्रेडिट साइड पर परचेज में से माइनस होगा। बिल्डिंग मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, यहां पर लिखा हुआ है पैकिंग मटेरियल। इसके बारे में ये थोड़ा सा देख रहे हैं कि दो मटेरियल आ गए, एक बिल्डिंग मटेरियल एक अच्छा बिल्डिंग मटेरियल हमारा मेन बिजनेस है। यहां पर देख लें हमारा मेन बिजनेस किसका है बिल्डिंग मटेरियल। ये जो पैकिंग मटेरियल है ये कुछ और है, जैसे स्टेशनरी टाइप चीजें हो जाए। अब देखिए अगर कोई और मटेरियल इस तरह से आ जाए जैसे ये लिखा हुआ है तो उसको एक्सपेंस में लिख दिया करो। अब कुछ लोग उसको लिख देते हैं परचेज में ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस समझ लेते हैं, और कुछ लिख लेते हैं अदर में। कौन सा ज्यादा ठीक है, डायरेक्ट में लिखना ज्यादा ठीक है। क्यों, आपको याद होगा मटेरियल की डेफिनेशन के साथ वो ऐसे लिखता है मटेरियल एंड सप्लाईज। क्या नाम लिखता है मटेरियल एंड सप्लाईज। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पैकिंग मटेरियल बेसिकली सप्लाईज है। तो आपने क्या करना है, इसको आपकी वैसे अपनी मर्जी है इस सवाल के लिए कि आप चाहे तो इसको परचेजेस के अंदर ऐड कर देना, चाहे इसको अदर एक्सपेंस में लिख, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मटेरियल की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अदर एक्सपेंस, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, टेलीफोन, कार एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरीज, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये है ब्रॉड ऑन। क्या है ये, हीट एंड लाइट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट बताई हुई है, नॉन करंट एसेट और डेप्रिसिएशन भी, ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या हुआ, नहीं माइनस तब हो चुकी होती है अगर ये ना लिखा होता। तो ये जब लिखी हुई है ना तो ये अलग से बताई हुई है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाने लगेंगे ना माइनस करके लिखिए, नहीं एक्सपेंस में। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इक्विपमेंट, फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल पेबल, लोन। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, लोन कितना गिवन है, लोन रीपेमेंट कितना है, तो 10,000 में से 6400 माइनस कर देना चाहिए। लेकिन आगे जाकर इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो पढ़ेंगे तो वो क्या कहता है फिर वैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अगला क्या है जी, बैंक डिपॉजिट अकाउंट, करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, बैंक डिपॉजिट अकाउंट नॉन करंट एसेट होता है। डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है एक दफा पैसे जमा करवा दो। अब अगली एक और इंटरेस्टिंग बात सुने, अगर साइलेंट है डिपॉजिट अकाउंट नॉन करंट एसेट है, अगर वो खुद कुछ कह दे कि ये डिपॉजिट अकाउंट मैंने सिर्फ 9 मंथ के लिए डिपॉजिट करवाया है, फिर करंट है। अगर वो खुद बता दे तो जो बताएगा वैसे डील करेंगे, अगर वो खुद नहीं बताएगा तो नॉन करंट एसेट। हाँ अगर 12 महीने में कम के लिए है तो फिर करंट है, फिर भी करंट है, पूरे 12 महीने भी करंट होते हैं, मोर देन 1 ईयर नॉन करंट होता है। और बैंक करंट अकाउंट ये तो है ही करंट। अब इस सवाल के अंदर आए जरा, सबसे पहले देखें, कहता है इन्वेंट्री ऑफ बिल्डिंग मटेरियल 75,300, इन्वेंट्री ऑफ पैकिंग मटेरियल 700। इसका क्या करेंगे, ऊपर पैकिंग मटेरियल आपकी इन्वेंट्री परचेज की थी, कहते हैं इतनी पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल ही नहीं हुई 700, तो इस 700 का क्या करेंगे जी, क्या करोगे 700 का, उधर से माइनस करके करंट एसेट में लिख देंगे। जो पैकिंग मटेरियल परचेज पड़ा हुआ है ना उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये इस्तेमाल ही नहीं हुई। आगे लिखा हुआ है
देयर वाज आल्सो अनपेड इनवॉइसेस फॉर पैकिंग मटेरियल। अनपेड का मतलब होता है पेएबल। 200 का मटेरियल की अभी पैकिंग मटेरियल की पेएबल भी है, इसका क्या करोगे? उसको प्लस करके करंट लायबिलिटी में लिख दे। अब आपने जो पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट परचेजेस में ऐड करनी है ना, वो सारी ऐड नहीं करनी। 700 माइनस कर देना है, 200 ऐड कर देना। इस 700 को लिख देना है करंट एसेट के अंदर और 200 को लिख देना है करंट। ये बात क्लियर होगी? आगे चलते हैं। प्री पेमेंट्स, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस माइनस करके करंट एसेट ले, माइनस करके। फिर एक्रूड एक्सपेंसेस, हीट एंड लाइट, अपने अपने एक्सपेंसेस में प्लस। अच्छा, ये बातें अगर आपको जिस तरह बता रहे हो, अगर आपको समझ भी लग रही है और पता है तो ठीक है, इसका मतलब है आपको फाइनल अकाउंट आता है। और अगर आपको नहीं समझ लग रही तो खुदा के लिए पूछ ले या उसके लेक्चर ले ले। 20 नंबर का सवाल पेपर में आना है। सिर्फ पेपर में 20 नंबर के अलावा भी इसकी एडजस्टमेंट भी पेपर में आ जाती है। मतलब ये 4 चैप्टर आपके 1 2 3 और 9 चैप्टर आपका मिनिमम 50 नंबर है। इन 4 चैप्टर्स के अलावा पास नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें से 60 और 70 नंबर तक भी पेपर चला जाता है। तो इसलिए आपने सुस्ती नहीं दिखानी। यही दिन है, कितना दिन रह गया? तकरीबन 10-12 दिन। वो यही पढ़ लो, जान मान लो। क्योंकि रमजानुल मुबारक के महीने में सबसे ज्यादा मसला होता है अपनी रूटीन का। रूटीन अगर सेट नहीं कर पाओगे ना तो फिर पेपर गया। इसका रूटीन सेट सही करनी है। ये नहीं कि आप कहने कि शहरी के बाद पढ़ूंगा फिर सो जाए, और शहरी से पहले पढ़ूंगा फिर भी सो गए। ये नींद आपको आनी है, शहरी से पहले भी आनी है, शहरी के बाद भी आनी है। तो अपनी एक रूटीन फिक्स कर लें, बस उसी में सोए, उसी में फिर जाके। नेक्स्ट आ गया जी वेजेस। आ जाए अगली एडजस्टमेंट। वेजेस इंक्लूड 23,800 कैश विथड्रॉ बाय स्टीवर्ट। और है किसके अंदर? वेजेस के अंदर। क्या करोगे? वेजेस में से माइनस और ड्राइंग में, वेजेस में से माइनस, ड्राइंग्स में। फिर उसके बाद वो कहता है जी, ये बात बता रहा है जी ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। कहता है ये है मेरे ट्रेड रिसीवेबल। करंट मंथ के 60,000, 30 to 60 डेज के 20,000, 60 to 90 डेज के 12,000 और ओवर 90 डेज। अब जैसे ये सारा ना कैलकुलेट फाइंड करने के लिए डाटा दिया हुआ है, और मजे की बात है ऐसे ही परेशान हो जाता है बच्चा कि ये क्या आ गया। हालांकि पेपर में इसको तसल्ली से सोचना बहुत आसान होता है। अब आगे वो लिख रहे हैं, कहते हैं 30 to 60 डेज की प्रोविजन कितनी है? 60 to 90 डेज और ओवर 90 डेज 5%। बट आफ्टर राइटिंग ऑफ, ये तो 600 है। ये क्या है? ये बैड डेट्स है। ये क्या है? तो मेरे भाई इसकी प्रोविजन तो है नहीं, इसका हम ले लेंगे 1%, इसका ले लेंगे 2.5%, इसमें से पहले 600 कर देंगे माइनस, बाकी बच जाएगा 2400 और उसका ले लेंगे। इन तीनों प्रोविजन को प्लस करेंगे तो कैरी होगा। नहीं समझ लगे? उसने खुद ही साफ साफ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका कितना आ गया? 20,000 का 1%, 200, 12,000 का 2.5%, कितना आ गया? कितना? 300 और 2400 का 5%, 120। ये तीनों को प्लस किया तो क्या आ गया? ये 620 क्या है आपका? अब हम बनाएंगे एक लेजर। ब्राउन कितना था? कैडर कितना आ गया? बैटर्स कितने हैं? क्लोज करेंगे तो एसओपीएल के अंदर कितना जा रहा है? अब ये 220 चला जाएगा एसओपीएल के अंदर, और 620 का क्या करोगे? माइनस करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल किधर पड़े हुए हैं? यहाँ पर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल होंगे इकट्ठे ही। 600 भी माइनस होगा और ये 620 भी, क्योंकि वो भी पहले माइनस नहीं हुआ। ठीक होगी बात? ये देखिए, ये 95,000 है ना, इस 95,000 में से 600 भी माइनस करेंगे और 620 भी माइनस करेंगे, क्योंकि जो फर्दर डेट्स होते हैं ना, फर्दर वो माइनस, अगर 600 बैलेंस में पड़ा तो फिर माइनस ना होता, 9378 तो जो भी आ रहा है। आगे लिखा हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड 3,500 ऑफ स्टीवर्ड पर्सनल बिल।
ये भी ड्राइंग्स है क्योंकि स्टीवर्ड मालिक है ना और उसका पर्सनल बिल है या पर्सनल टैक्स है, तो क्या करेंगे, ड्राइंग में भी लिखेंगे और सन्ड्री एक्सपेंसेस में से माइनस करते, ड्राइंग में प्लस करेंगे। ये वो बात जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, क्या लिखा हुआ था, कितना लोन था आपका, लोन कितना था, 10,000 का लोन था, 6400 की। अब बड़ा पढ़ के देखना है। द लोन वाज टेकन आउट सम इयर्स अगो, द फाइनल पेमेंट ड्यू, फाइनल पेमेंट कितनी रहती है उसकी, नहीं अभी देखिए जरा, 31st March this figure shown in the trial balance loan repayment include interest 800। इसका मतलब है उसके अंदर जो 6400 की पेमेंट है वो सारी लोन की पेमेंट नहीं है, उसके अंदर 800 ये किधर चला जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर 800 किधर चला जाएगा, और बाकी कितना बच गया 5600 वो किधर चला जाएगा, वो 10,000 में से आपका बाकी लोन कितना रह गया, ये 4400 किधर लिखोगे, करंट लायबिलिटी के अंदर किधर लिखोगे, भला क्यों, आपका अगला लोन आप कह रहे हो कि 2014 मार्च में पे कर देना है, तो आपका ईयर एंड कब है भला, इस साल का 30 जून 13। अब आपके ईयर एंड से अगली पेमेंट 12 महीने क्रॉस कर जाए तो नॉन करंट होती है, अगर 12 महीनों के अंदर अंदर आ जाए तो वो करंट होती है। वो खुद कह रहा है कि मैंने अपनी फाइनल पेमेंट कब करनी है, कहता है द फाइनल पेमेंट इज ड्यू ऑन 31st March 2000, तो जून 13 से मार्च 14 तक 9 महीने बनते हैं, तो इसका मतलब है जो बाकी 4400 है वो नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं आना बल्कि करंट लायबिलिटी में, क्योंकि ये पूरा टॉपिक होता है प्रेजेंटेशन का। जवाब तो आपका नॉन करंट में लिखने से भी वही आएगा, करंट लिखने से भी वही आएगा, लेकिन सवाल गलत हो जाएगा कि अगर आपने इसको नॉन करंट में लिखा तो। देखिए आपकी 4400 की पेमेंट रहती है, लोन है, अगर कुछ ना बताया होता तो कहां लिखते, लेकिन अब उसने बता दिया, क्या बताया है कि उसको मार्च 2014 में पे करना है, तो कैसे टाइम काउंट करना है, अपनी ईयर एंड की डेट से आगे 12 महीने, अगर 12 महीनों के अंदर आ गए ईयर एंड के बाद तो करंट, और अगर बाहर चला गया आगे देखिए, ये उसने ये भी बता दिया जी, बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बता रहा है, कहते बैंक डिपॉजिट अकाउंट वाज ओपन 1 जनवरी 13 एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एज अ, अब क्या हो गया ये, करंट या नॉन करंट, करंट। आगे वो कहते हैं इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू 31st एनुअली, द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ओपनिंग अकाउंट इज 6%, वो कहता है जो उसका 6% ले लेंगे हमारी इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी, क्या हुआ अदर इनकम में। उसके बाद कहता है कि 1 जुलाई 2012 स्टीवर्ट डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑफ वन ऑफ हिज फैमिली कार वैल्यूड 8,000 इनटू हिज बिजनेस। ये क्या चीज है, ड्राइंग है, कैपिटल है, कैपिटल है, ये एंट्री क्या पास होगी, व्हीकल डेबिट कैपिटल, तो व्हीकल के अंदर भी जाएगा और कैपिटल के अंदर भी जाएगा। कहता है नो एंट्रीज हैव बीन मेड, तो हमने एंट्री पास कर दी, फिर वो डेप्शन व्हीकल की डेप्शन 20%, कार का 25% और इक्विपमेंट का भी 20, क्या डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन अपने एक्सपेंस में भी जाएगा और अपने अपने एसेट से भी, ठीक है, ये 25 आपने खुद करना है, बल्कि ये 24 लेके देना सर, चलो 24। अच्छा इस देखो टोटल क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट के 15, इसके बाद इसको मिला के अब 15 सवाल है और आज डेट है 5, अब देख लो एक एक सवाल करना है या दो, एक